चैप्टर 5 स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर की संरचना हुई है, किन किन कंपोनेंट का यूज़ करके, किन किन डिवाइसेसों का यूज़ करके कंप्यूटर को जो है एक कहना चाहिए गतिमान बनाता है। कैसे जो है कंप्यूटर जो है चलता है, कैसे उसका प्रोसेस चलता है, कैसे उसमें जो है इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, किस प्रकार से उसको डिकोड किया जाता है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है, कैसे ये हम यूज़ कर पाते हैं इस कंप्यूटर का। ये सब हम जानेंगे कंप्यूटर की संरचना में और इसके हर एक कंपोनेंट के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की संरचना के लिए। तो जो कंप्यूटर का जो संरचना होता है उसमें सबसे पहला जो आता है इनपुट यूनिट। सबसे पहले जो है इनपुट यूनिट आता है, उसके बाद आपका आता है सीपीयू। नेक्स्ट में आपका सीपीयू। सीपीयू के बाद आप देखने को मिलेगा आपको आउटपुट यूनिट्स। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मेमोरी यूनिट। तो ये जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट, इन सब से मिलकर क्या होता है, बनता है हमारा एक कंप्यूटर का जो है निर्माण होता है। अगर इनपुट यूनिट नहीं रहे तो कंप्यूटर में हम कुछ चीज़ एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई भी डाटा एंटर नहीं कर पाएंगे। सीपीयू ना रहे तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, आउटपुट ना रहे तो जो हमने काम किया है उसका आउटपुट नहीं देख पाएंगे, और अगर मेमोरी यूनिट ना रहे तो हम जो है कंप्यूटर को चला ही ना पाएंगे। ठीक है, अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो हम कंप्यूटर को चला ही नहीं पाएंगे, और सेकेंडरी यूनिट की बात करूं तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है उसमें हम जो है अपना डाटा को स्टोर करते हैं, तो हम फर्दर यूज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए उन चीज़ों को जो है स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है बेसिक कंपोनेंट है, कहना चाहिए, जो कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को क्या करती है, पूरा करती है। तो हम आगे बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट है क्या। तो इनपुट यूनिट में हमारे पास क्या आते हैं, इनपुट डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड। किसी भी डाटा को एंटर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, और साथ में उसका रहता है माउस। ठीक है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी आइकॉन को, किसी भी कहना चाहिए कंप्यूटर में जो सेल्स दिए हुए हैं, कंप्यूटर में जो कंपोनेंट दिए हुए हैं, उनको क्लिक करने के लिए, उनको पॉइंट आउट करने के लिए, है ना, हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे जो है और भी बहुत सारे जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्कैनर है। स्कैनर में हम लोग टेक्स्ट वगैरह जो है कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पिक्चर को क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। ओसीआर है, ठीक है, आपका जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ट्रैक बॉल है, आपका एमआईसीआर है, टच पैड है, ठीक है, टच पैनल है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है। ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये तो डिवाइसेस हो गए, लेकिन जो है हमारा जो इनपुट यूनिट है वो वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो जो हमारा इनपुट यूनिट है उससे हम क्या करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा, जैसे कि सपोज मैं एपीजे सर एकेडमी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो एपीजे सर एकेडमी लिख रहा हूँ, तो कंप्यूटर जो है एपीजे सर एकेडमी को नहीं समझता। ठीक है, वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है बाइनरी नंबर्स को समझता है, 0 और 1 को। तो कंप्यूटर द्वारा हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस द्वारा हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी डाटा को एंटर करते हैं, उसको जो है वो किस में समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ऑन ऑफ स्टेट को ही बस समझता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम कोई भी निर्देश, ठीक है, कोई भी डाटा जो है ना, डाटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी कमांड देते हैं, उसको क्या करता है, हम तो अपने लैंग्वेज के आधार पे, जैसे कि मैंने दिया प्रिंट कमांड, तो हम तो दिख रहे हैं कि हम लोग प्रिंट कमांड दे रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एंटर कर रहा हूँ, ABCD एंटर करो, तो हमको दिखाई दे रहा है कि हम ABCD एंटर कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है कि उसने क्या एंटर किया है। तो इनपुट यूनिट का काम क्या है, तो इनपुट यूनिट जो है, जो भी डाटा और जो भी इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम है, उसको हम जब क्लिक करते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करता है, उसको वो स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, ए दबाया गया है तो ए को हम स्वीकार करेंगे, बी दबाया गया तो बी को स्वीकार करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, और उसको जो है बाइनरी कोड में बदल देता है। इनपुट यूनिट का काम क्या है, जो भी चीज़ हम एंटर करते हैं उसको एक्सेप्ट करना और उसे बाइनरी कोड में बदलना, और बाइनरी कोड में बदल कर तो बदले हुए कोड को कंप्यूटर सिस्टम को देना, यानी कि सीपीयू को देना। ठीक है, क्या करेगा, जैसे ही हम बाइनरी कोड में चेंज करेगा तो वो सीपीयू में देगा, सीपीयू में जो एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उनके पास जाएगा, फिर वहां से आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इनपुट यूनिट का जो काम है वो यही है कि डाटा को एक्सेप्ट करना, उसको बाइनरी डिजिट में चेंज करना, बाइनरी यूनिट में चेंज करना कोड में, और बदले हुए जो कोड है उसको जो है कंप्यूटर सिस्टम को देना, है ना। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो सीपीयू आता है, तो सीपीयू का काम क्या है, तो सीपीयू का जो काम है वो प्रोसेस करना है,
और इस प्रोसेस करने के लिए इतने सारे जो हैं आपके पास देखो कंपोनेंट लगे रहते हैं सीपीयू में, जैसे कि सीडी डीवीडी लगा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है, केसिंग एक उसके सेफ्टी के लिए लगा रहता है, ठीक है, रैम लगा हुआ है, वीडियो कार्ड लगा हुआ है, साउंड कार्ड, ठीक है, मदरबोर्ड, आपका जो है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का फैन लगा हुआ है ताकि वो हीट ना हो, है ना। तो ये सारे इसके सारे जो है कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। इसको और डिटेल में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, जब हमारा सीपीयू जो होता है, उस सीपीयू का जो पीछे का जो पार्ट होता है, बैक साइड का जो पार्ट होता है, कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ये आपको सबको पता है। उसके बाद जब सीपीयू को आप जो ओपन करेंगे, बहुत लोग कभी हो सकता है कि देखे ना हो ओपन करके, तो ओपन करके आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको जो है असेंबली मिलेगी। इस असेंबली में आपको मिलेगा एक मदरबोर्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड में सारे के सारे जो हैं जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में लगे हुए, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो इसी से ही कनेक्टेड रहते हैं, इसी के द्वारा ही पूरा प्रोसेस चलता है। और यही मेन क्या है, आपका सीपीयू है, ठीक है। ये आउटर पार्ट जो है ये तो केसिंग है, ठीक है, उसके सेफ्टी के लिए है, ताकि उसमें उसको जो है गिरे ना, टूटे ना, है ना, उसमें धूल धक्कड़ ना जाए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो, है ना, इसके लिए जो है केसिंग जो है दिया जाता है। बाकी काम तो ये करना इसी को है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू। एक्चुअल में ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये माइक्रो प्रोसेसर को लगाने का, जो कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर होता है ना, उसको लगाने का ये स्लॉट है। आप देखे होंगे इंटेल, ठीक है, राइजन, ये सब जो देखे हैं ना, इंटेल का जो आता है ना, आप जो सुनते हैं ना कि i7, ठीक है, तो ये सब जो है इसी में ही लगता है, छोटा सा रहता है, आगे आगे आपको दिखाऊंगा मैं उसको, है ना। यहाँ पे देखिए रैम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कहाँ पे लगता है, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे स्लॉट, ये इसी स्लॉट में जो है रैम का लगता है, रैम जो है लगता है, ये जो दिख रहा है स्लॉट, इसमें आपका रैम लगता है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ पे CMOS लगता है, एक बैटरी लगता है ना, एक सेल लगता है, जो कि क्या करता है, आपके डेड टाइम को प्रॉपर रखा रहता है, आपके पासवर्ड को, ठीक है, आपके पासवर्ड को भी सिक्योर यही रखा रहता है ना। आगे बताऊंगा कि जैसे कि मान लो आपको पासवर्ड अगर भूल गए, है ना, उसको फिर से रीसेट करना है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो CMOS को निकालिए फिर से लगा लीजिए, ठीक है, उतने में काम बन जाता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम जा रहा है तो फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है, CMOS को, ठीक है, CMOS को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट करा दिया जाता है, ठीक है। तो इतने में आपका जो है जो पासवर्ड डला हुआ है वो टूट जाता है, ठीक है। तो इसको जो है मैं आपके सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस आपका कहना चाहिए कंप्यूटर पासवर्ड जो है लॉक हो गया है, आप भूल गए हैं, तो उसके लिए बता रहा हूँ, है ना। चलिए आगे देखिए, तो ये जो है वीडियो कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, हार्ड डिस्क जो ड्राइव है वो यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फैन लगा हुआ है, फैन क्या करता है, कंप्यूटर जो है हीट हो जाता है ना, चलते चलते प्रोसेसर गर्म हो जाता है, तो उसकी हीट को बाहर निकालता है ना। और ये आपका पूरा का पूरा क्या है, मदरबोर्ड है, ठीक। आगे डिटेल में हम समझेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सीपीयू, तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सिस्टम यूनिट, क्योंकि पूरा का पूरा काम तो इसी का ही करना है, इसे ही करेगा, है ना। और सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क को बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, सीपीयू को ही बोला जाता है। इसी के द्वारा जो है सारे के सारे जो है काम जो है होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर को कंट्रोल करना हो, चाहे उसमें जो है जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको करना हो, है ना। तो इन सब चीज़ों को करने का काम किसका होता है, सीपीयू का होता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। एएलयू, अब कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो है आपके पास 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एएलयू की। तो एएलयू जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये इसमें क्या होता है, तो ये जो है कंप्यूटर के अंदर होने वाले जो गणितीय संक्रियाएं हैं, ठीक है, गणितीय अंक गणितीय जो गणनाएं हैं या फिर जो लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो किस में होती हैं, आपके एएलयू द्वारा किया जाता है, ठीक है। 2+2 करना है तो कौन करेगा, एएलयू करेगा। 2 और 3 में कौन बड़ा है, कौन बताएगा, एएलयू बताएगा। तो इस तरीके के लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं और इस तरीके के जो अंक गणितीय जो गणनाएं होती हैं वो कौन करता है, आपका एएलयू करता है, ठीक है। तो एएलयू में जो है आपका पहला आता है अंकगणितीय गणना और दूसरा आता है लॉजिकल गणना। जैसे कि मैंने बताया 2+2, ये क्या हो जाएगा, 2+2 कर रहे हैं = 4, ये कौन बताएगा, एएलयू बताएगा, यही करेगा, ठीक है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन कहेंगे इसको। और लॉजिकल अगर आप बात करेंगे तो लॉजिकल में क्या होता है, ए और बी में कौन बड़ा है,
ठीक है, 2 और 3 में मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये सही है कि नहीं कौन बताएगा? तो कौन बताएगा? ये बताएगा लॉजिकल जो गणना करेगा, एएलयू जो बताएगा। अगर जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 2 कर देता हूँ, बी की वैल्यू 3 कर देता हूँ और बताता हूँ कि 2 बड़ा है, तो ये तो आपको पता है कि 2 बड़ा नहीं है 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये नो की तरफ क्या करेगा, आगे प्रोसेस करेगा। और अगर ये इसका जो है फॉर्म को मैं चेंज कर देता हूँ, 3 ग्रेटर देन 2 कर देता हूँ, तो ये तो बात तो सही है, तो ये कहाँ प्रोसेस करेगा, यस की तरफ प्रोसेस करेगा। तो ये जो लॉजिक जो लगाया जा रहा है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, बड़े बड़े लॉजिकल क्वेश्चन को ये सॉल्व करता है ना। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वर्क करता है एएलयू, ये बताने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? जो कंट्रोल यूनिट होता है, ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एक ट्रैफिक पुलिस से समझ लीजिए। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। सीपीयू में जितने भी लगे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, है ना, उन सब में क्या करता है, नियंत्रित करता है, उन सबको कंट्रोल करता है, देखता है कि सही है कि नहीं, सही डिवाइस लगा हुआ है कि नहीं, प्रॉपर जो है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर, ठीक है, ये सब वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जो है अंदर में जो सीपीयू के अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ का जो है नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। इसलिए कंट्रोल यूनिट को क्या कहा जाता है, नाड़ी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर का जो नर्व सिस्टम है वो किसको कहा जाता है, आपका कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। तो कंट्रोल यूनिट में इसमें क्या रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और इसका जो है काम क्या है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, तो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो चाहे कोई अन्य हार्डवेयर हो, इन सब को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इनपुट में हम लोग जैसे कि अब ले लेते हैं कीबोर्ड और माउस, तो कौन नियंत्रित करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। आउटपुट में ले लेते हैं जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर, तो कौन हैंडल करेगा इसको, तो कंट्रोल यूनिट करेगा। अब अन्य डिवाइसेस में अगर जाएंगे, जैसे कि मेरे पास लगा हुआ है वेबकैम लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, ठीक है, तो इनको कौन हैंडल कर रहा है, कंट्रोल यूनिट ही हैंडल कर रहा है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और प्रॉपर वर्क करना चाहिए, है ना, इसके लिए सारे जितने भी अपनी पावर है उनको लगा देता है। ठीक है, मान लो सॉफ्टवेयर जो है कहना चाहिए पुराना हो गया, इसका ड्राइवर जो है पुराना हो गया, ठीक है, आउट ऑफ डेट हो गया, ठीक है, तो इनको जो है क्या करेगा, फिर से जो है रीइंस्टॉल करना है, ठीक है, कि नहीं करना है, ये सब का जो है इन्फॉर्मेशन हमको देते रहता है। जैसे कि आप जैसे ही पेन ड्राइव लगाते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है कि एक पेन ड्राइव लगा हुआ है करके, ठीक है, एक जो है एक्सटर्नल रिमूवल डिवाइस जो है लगा हुआ है करके, है ना। तो ये सब चीज़ बताना जो है किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करता है। जो एएलयू होता है ना, ठीक है, एएलयू जो होता है, इस एएलयू को भेजता कौन है, जैसे ही मैं कुछ एंटर करता हूं, अब मैंने 2+2 एंटर किया है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को पहले से पता नहीं रहता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको भेजता है कि कीबोर्ड के द्वारा जो है 2+2 दबाया गया है, ठीक है, इसमें ऑपरेशन करना है, तो भाई ये तेरा काम है, ठीक है, एएलयू तेरा काम है, तू इसको कर, ठीक है, तो वो करता है। जैसे ही हम लोग डालते हैं कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, लॉजिकल यूनिट को भेज देता है। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा जो है प्रोसेस जो है चलता है सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट द्वारा। ठीक है, तो ये क्या करता है, मुख्य मेमोरी से डाटा को लाना और उसे जो है तात्कालिक रूप से स्टोर करना। तो जो मान लो आपको कोई फाइल को ओपन करना है, ठीक है, तो आपने डी ड्राइव में कोई फाइल रखा हुआ है, उस फाइल को सपोज जो है आप कंप्यूटर को कोई फाइल रखा हुआ है, तो कंप्यूटर फाइल को जैसे ओपन करेंगे, तो इसको जैसे ओपन करोगे तो ये कंट्रोल यूनिट जो है उसको रीड करेगा कि हाँ करना चाहिए, मेमोरी से जो है इसको ओपन किया गया है और इसको मेरे को भेजना है कहाँ पे, मेन मेमोरी में भेजना है। ठीक है, या फिर मेन मेमोरी में कोई चीज़ रखा हुआ है, जैसे कि आपका जो है कंप्यूटर जो है स्टार्ट होता है, ठीक है, तो स्टार्ट होता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस में रहता है, मेन मेमोरी में रहता है। तो मेन मेमोरी में जैसे रहता है, तो उसको सामने वाला जो बंदा है वो कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट किया है तो क्या करना है, कंट्रोल यूनिट को ध्यान में आता है कि स्टार्ट बटन को दबाया गया है इसके द्वारा, इसका मतलब यह है कि ये चाहता है कि कंप्यूटर स्टार्ट हो, तो कंप्यूटर स्टार्ट हो तो क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट उसको जो है तुरंत वहां से उठाएगा और उसको जो है आगे सीपीयू में प्रोसेस करेगा। ठीक है, इस तरीके से है। और निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करना। ठीक है, तो निर्देशों को जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है ना, जैसे कि फाइल ओपन करना है, फाइल को कहना चाहिए प्रिंट करना है, ठीक है, नया फाइल बनाना है, या फिर कुछ और काम करना है ना, MP3 चलाना है मेरे को, वीडियो चलाना है, तो ये सब जो इंस्ट्रक्शन मैं जो दे रहा हूँ उसको जो है रीड करता है, और रीड करने के बाद कंट्रोल यूनिट उनको सही जगह में भेज देता है। तो ये सारे काम जो है किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। ओके, वर्किंग ऑफ जो CPU है ना, वो किस तरीके से है, तो ये पर्टिकुलर एक साइकिल में चलता है ये,
जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया प्रोसेस, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी से अगर आता है तो वो फिर कहाँ जाता है, मेन मेमोरी से आता है तो कहाँ जाता है, किस तरीके से होता है। तो एक जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। मशीन साइकिल जो होता है वो क्या होता है, एक बार इसको समझते हैं, है ना, और आगे इसके डिटेल हम और समझेंगे। तो सबसे पहले मान लो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेन मेमोरी, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे लिखा हुआ है एएलयू, ठीक है। ये जो तीन पार्ट हैं सीपीयू के, उसमें वर्क कैसे होता है। सपोज मैं कोई चीज़ ओपन करना चाहता हूँ जो मेन मेमोरी में रखा हुआ है, ठीक है, उसको रन करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं उस पर्टिकुलर मेन मेमोरी में जो रखा हुआ है उसको रन करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से जो है फैचिंग साइकिल द्वारा, ठीक है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैचिंग बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना ये टर्म्स जो है ना। फैचिंग द्वारा क्या होता है, मेन मेमोरी से भेज दिया लिया जाता है डाटा को, और रजिस्टर में उसको सेव कर दिया जाता है, ठीक है। रजिस्टर सबसे पावरफुल मेमोरी होता है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है कंप्यूटर का, जो है सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। रजिस्टर एक सिंपल सा एक कहना चाहिए टेम्परेरी मेमोरी ही कहना चाहिए, है ना, जो जरूरत के समय जागृत होता है कहना चाहिए, ठीक है। तो मेन मेमोरी से हमने जो चीज़ लिया है वो कहाँ चला गया, रजिस्टर में चला गया, ठीक है। यहाँ बीच में समझ लीजिए रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, रजिस्टर में चला गया। अब यहाँ से जो है अब आगे जाके ये कहाँ चला जाता है, कंट्रोल यूनिट में चला जाता है। कंट्रोल यूनिट में जाने के बाद क्या होता है, जो भी चीज़ें, जैसे कि मान लो मेन मेमोरी में मैंने रखा हुआ है ABCD रखा हुआ है। अब ABCD जो है चला गया कहाँ, रजिस्टर में, रजिस्टर से आगे चला गया कंट्रोल यूनिट में। अब कंप्यूटर तो समझता नहीं है, कंप्यूटर तो जो है ABCD को समझता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसको किया जाएगा डिकोड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकोडिंग होगी, क्या होगी, यहाँ पे डिकोडिंग का जो है प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। फैचिंग के बाद क्या आ जाता है, डिकोडिंग आ जाता है। डिकोड करने के बाद कंट्रोल यूनिट बताएगा कि किसका काम है, कैसा काम है, तो उस काम के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ पे ALU के पास भेज दिया जाता है। ALU क्या करता है आपको पता ही है ना। तो ये जो है जो अंकगणितीय जो संक्रियाएं हैं, जो गणनाएं हैं, या फिर जो लॉजिकल जो वर्क हैं, उनको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो यहाँ पे जो है फैचिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, और जैसे ही एग्जीक्यूट करके हमको आउटपुट मिल जाता है, उस आउटपुट को डाल दिया जाता है कहाँ पे, नेक्स्ट फिर से कहाँ स्टोर कर दिया जाता है, मेन मेमोरी में, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। यहाँ पे उसको जो है प्रॉपर जो है स्टोर कर दिया जाता है। तो ये साइकिल समझ में आया किस तरीके से होता है। पहले मान लो, चलो ठीक है, मेन मेमोरी में नहीं है कोई चीज़, ठीक है, हम जो है कीबोर्ड के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा को एंटर कर रहे हैं। तो कीबोर्ड के द्वारा हम जो डाटा को एंटर कर रहे हैं वो फैचिंग द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उसको जो है आगे लेके जाया जाएगा, ठीक है, जो डायरेक्टली हम एंटर कर रहे हैं। और कंट्रोल यूनिट बताएगा कि कीबोर्ड द्वारा ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, और उसको जो है डिकोड किया जाएगा। डिकोड करने के बाद जो है ALU में जाएगा, उसका प्रोसेस होगा, उसका जो है मतलब एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद जो है जो भी चीज़ें आपको आउटपुट मिलेंगी उसको आपको क्या करना है, स्टोर करना है, प्रिंट आउट निकालना है, जो भी करना है वो अगला स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक मशीन साइकिल जो है वर्क करता है, हमारा जो CPU है वो वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला जो फैचिंग हो गया, ठीक है, डिकोडिंग हो गया, ये पूरा का पूरा जो है एक कहना चाहिए फैचिंग साइकिल कहलाता है, ठीक है। और ये जो लास्ट का जो दो है ना, थर्ड और फोर्थ, ये आपका जो है एग्जीक्यूशन साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आपने कई बार ऐसा जो है लोगो देखा होगा, ठीक है। इंटेल का काफ़ी फेमस है, इंटेल बहुत जगह जो है इंटेल का ही आप यूज़ करते होंगे, ठीक है। मेरे पास जो लगा हुआ है हालांकि वो राइजन का लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले जो है इंटेल का लगा हुआ था। तो ये जो कोर i7 है 10th जनरेशन, ठीक है, इसमें भी आपको अलग अलग जनरेशन मिलेगा, ठीक है। i9 मिला, ठीक है, i5 हो गया, i3 हो गया, ये सब अलग अलग जो है वेराइटी हैं इसके माइक्रो प्रोसेसर्स के, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बड़े से बॉक्स में आता है लेकिन छोटा सा चिप निकलता है, ठीक है। आप अगर देखेंगे जैसे कि i7 लेना होगा तो i5 लेना होगा, i7 लेना होगा तो लगभग लगभग जो है ये 20 से 30-40 हज़ार में आ जाता है, अलग अलग वैरायटी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन उस बॉक्स में सिर्फ छोटा सा एक बिस्किट जितना बड़ा जो है आपका क्या होता है, ये देखिए बस इतना ही बड़ा है, सेम साइज, इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। आप एग्जैक्टली निकाल के यहाँ पे ऐसा अगर देखेंगे भी ना तो ये इसी साइज़ का ही निकलेगा, छोटा सा बस रहता है ना, एक बिस्किट के साइज़ का। इसी को जो है कहाँ पे लगाया जाता है, इस जगह में लगाया जाता है, ओके। जैसे कि आप अगर मदरबोर्ड में देखना चाहेंगे कि कहाँ पे लगता है, तो ये जो चीज़ है माइक्रो प्रोसेसर है वो यहाँ पे लगता है,
ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर लगता है, उसके ऊपर कूलिंग के लिए अलग से जो है एक असेंबली होती है, उसको लगाया जाता है, माउंट किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है, ताकि वो हीट ना करे, है ना। तो आगे देखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है एक क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। सिंपल अगर भाषा में अगर कहा जाए तो एक सेमीकंडक्टर क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, सर्किट है, पूरा सर्किट बना हुआ है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा जो काम हो रहा है ना सीपीयू के अंदर में, वो कौन करता है? तो यही करता है, ठीक है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है यही बस करता है, समझ लीजिए, मतलब यही बस करता है नहीं, यही मेन आदमी है जो पूरा का पूरा जो है चीज़ों को हैंडल करता है। अगर सीपीयू, अगर मैं डायरेक्टली इसी को कह दूं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। एक माइक्रो प्रोसेसर को मैं डायरेक्ट सीपीयू कह दूं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मेन काम यही है। तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये जो है सारे कार्य करता है। और दूसरी बात ये है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सिर्फ मशीन भाषा को समझता है, मशीनी भाषा को समझता है। और मशीनी भाषा मतलब बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज। मशीनी भाषा क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझता है और कुछ नहीं समझता है। आगे समझ में, तो इसको जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। और पहला जो इंटेल का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था 4004, ठीक है। जो इंटेल का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया हुआ था उसका, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर जो है माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किसने किया था? तो टेड हॉफ ने किया था। और जो एक इंजीनियर था फेडरिको ने, उसने 1971 में इसका विकास किया था, ठीक है। जो हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो लगभग 1961 के आसपास में आया हुआ था, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद क्या हुआ, क्योंकि वो थर्ड जनरेशन का था, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर ईजाद हुआ। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1970 के बाद से एट प्रेजेंट जो है हम लोग कौन से जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में है, ठीक है। और एट प्रेजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो यानी कि आप फिफ्थ जनरेशन में हैं। अगर आप सुपर कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, यानी आप फोर्थ जनरेशन में हैं। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि आप जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंपोनेंट कहना चाहिए, सीपीयू को जो है यूज कर रहे हैं। तो अगर आप माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप फोर्थ जनरेशन में हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। तो सीपीयू में, उसी सीपीयू में सारे के सारे आप देखिए कि मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं, उस माइक्रो प्रोसेसर को लगाते हैं, हमारा सीपीयू जो है पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब उसमें जो है कोई भी कंपोनेंट लगा रहे हैं और उसको अटैच कर रहे हैं, वो अलग बात है ना। तो कुछ माइक्रो प्रोसेसर का नाम जैसे कि, है ना, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। इंटेल का हो गया i7 हो गया, i9 हो गया, i5 हो गया, कोर i3 हो गया, है ना। अलग अलग 10 जनरेशन, 7 जनरेशन, 9 जनरेशन, ये सब अलग अलग जनरेशन आपको मिल जाएंगे, है ना। ये जनरेशन क्या होता है, जैसे कि आपको i7 में ही अलग अलग जनरेशन मिलेगा, ठीक है। i7 में आपको 9 जनरेशन मिल जाएगा, 10 जनरेशन मिल जाएगा। तो ये 9 और 10th के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ 19-20 का ही है, ठीक है, 19-20 का ही है। कुछ अपडेट्स जो है आपको 10th में एडवांस में मिल जाएगा, 9th के कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा अपडेट आपको, और कुछ ज़्यादा फास्ट कहना चाहिए प्रोसेसर अब आपको किस में मिल जाएगा, 10th जनरेशन में मिल जाएगा, ठीक है। अब i7 है तो अब i9 है, तो जाहिर सी बात है अब उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव होगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। और जो प्रोसेसर की गति होती है उसको जो है मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में। किस में नापा जाता है? मेगा हर्ट्ज में इसको जो है, इसका गति को जो है मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी यूनिट, है ना। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेमोरी यूनिट, इसको समझना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है यहाँ से डेवलप होते हैं, है ना, कि मेमोरी यूनिट है क्या, है ना, किस तरीके का है। तो उसको जो है हम लोग वन बाई वन देखते हैं। चलिए, तो मेमोरी यूनिट जो है, इसमें सबसे पहला आता है मेमोरी। तो मेमोरी में जो है दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी। पहला क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। और इसमें जो है दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका रैम, ठीक है, और दूसरा आपका आता है रोम। एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। ये दो तरीके के मेमोरी होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी बोलो, चाहे इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेन मेमोरी, ठीक है, मुख्य मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, कंप्यूटर रन नहीं होगा, इसलिए ये मुख्य मेमोरी है, रैम और रोम। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, है ना। या फिर अब इसमें जो आते हैं वो क्या आते हैं, HDD, SSD, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। आज के डेट में आप ये जो देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, जो कहना चाहिए अभी जो आप लोग यूज़ करते हैं, है ना, वो है। और दूसरा आज की डेट में आप सुने होंगे कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो SSD लगवा लो,
ठीक है। तो ये जो SSD है ना, ये क्या है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है ना। ये सॉलिड स्टेट डिवाइस है जिसके तहत क्या हो जाता है, कंप्यूटर और फास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफ़र होने का जो गति है वो क्या है, HDD के मुकाबले ज़्यादा है। जो भी चीज़ को रीड करना है, जैसे आप हार्ड डिस्क ड्राइव लगाए हुए हो और उसमें कोई फाइल को ओपन कर रहे हो, तो उसमें सपोज आपको 5 सेकंड लगता है, तो SSD में आपको 1 सेकंड ही लगेगा। तो ये फर्क है किसमें, इन दोनों में, इसलिए बोलते हैं कि इसको लगाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। और दूसरा जैसे आप देख सकते हैं, CD हो गया, DVD हो गया, HVD हो गया, ठीक है। और भी हैं जैसे कि पेन ड्राइव है ना, यहाँ पे देखो पेन ड्राइव दिख रहा है, चिप दिख रहा है, फ्लॉपी डिस्क दिख रहा है ना, मैग्नेटिक टेप दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग जो क्या करेंगे, वन बाय वन इन सब चीज़ को समझते चलेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि रैम सेकेंडरी मेमोरी है कि प्राइमरी मेमोरी है, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, पेन ड्राइव जो है किस प्रकार का मेमोरी है ये पूछा गया है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। तो आपको क्या है, सबको पढ़ना है, ठीक है, सबको ध्यान में रखना है और उनको जो है आपको प्रैक्टिस करना है कि आप भूलें ना उसको। ठीक है, चलिए, तो मेमोरी यूनिट में हम सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी। ठीक है, मुख्य मेमोरी। ठीक, चलिए, तो ये जो मेमोरी होती है ये किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है सेमीकंडक्टर की बनी होती है। ठीक है, मेन मेमोरी के नाम से ये जाना जाता है ना, क्योंकि यही मेन है, क्योंकि ये अगर निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, पावर ऑफ होने पर क्या हो जाता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है, लेकिन ये डेटा लॉस्ट क्यों होता है और किस में होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ रैम में होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, इसके लिए लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि वोलेटाइल मतलब उड़ जाना। ठीक है, उड़ जाता है, पावर खत्म किए कंप्यूटर बंद करूंगा तो जो मेरा रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे पूरा अच्छे से समझेंगे कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है और रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर में वर्किंग मेमोरी है क्योंकि इसी में ही काम होते रहता है, इसी मेमोरी में ही हमारा काम होता है पूरा का पूरा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी हम समझ गए, ठीक है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, या फिर आपका जो पेन ड्राइव है, आपका जो CD है, CD से कोई चीज़ को आप अपने कंप्यूटर में देखते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कम टाइम लगता है कि आप कंप्यूटर में पहले से ऑलरेडी जो कुछ चीज़ें रहती हैं उन चीज़ों को ओपन करते हैं तो लगता है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो जो कंप्यूटर में पहले से रखा हुआ रहता है, ठीक है, उसको आप क्लिक करके देखेंगे तो तुरंत ओपन होता है वो। ठीक है, तुरंत एक्सेस होता है। और जो अलग से लगा रहता है, अलग से आप रिमूवल डिस्क लगा के रखे रहते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। तो बस वही वही बात को कहना चाहता है ये कि सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है, फास्ट होता है। पूरा का पूरा जो वर्किंग हो रहा है, जैसे मैं अभी पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग जो है किस में हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी में चल रहा है पूरा का पूरा जो है। ठीक है, बहुत फास्ट हो रहा है, इसी को अगर सेकेंडरी में लगा कर रखूँगा तो बहुत टाइम लेगा ये। ठीक, प्राथमिक मेमोरी के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर रैम और रोम को निकाल दिए तो काम खत्म, क्योंकि इसी में ही सारे जो नेसेसरी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसी में ही डले रहते हैं। ठीक है, तो रोम में तो डला रहता है, और रैम को निकाल दोगे तो फिर एक्सेस ही कैसे करोगे, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, तो जो है सबसे पहले हम देखते हैं आज, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, जो बार बार मैं आपको दिखा रहा था वो क्या है, वो यही मेमोरी है। ठीक है, यही जो है आपको क्या लगता है, यही जो है आपका CPU के मतलब मदरबोर्ड में जो आपको दिखाया है ना, स्लॉट दिखाया, उसी में जाके ये लगता है ना। तो ये अलग अलग साइजेस के आते हैं आज की डेट में। अगर आप देखेंगे पहले जो है बहुत कम कम साइज का आता था, आज की डेट में जो है 4 GB का, 2 GB का, 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का आने लग गया है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना। आप जो ऐसे मोबाइल लेते हैं तो बोलते हैं ना कि मोबाइल में भी बोलते हैं कि कितना है ना, तो आप बताते हैं कि 8 GB रैम है। ठीक है, 8 GB रैम का मोबाइल है। ठीक है, 16 GB रैम का मोबाइल है, या फिर आप बोलते हैं कि 2 GB रैम वाला मोबाइल है करके। तो ये 2 GB रैम जो आप बोल रहे हैं ना, तो ये वही रैम है ये। ठीक है ना, तो मोबाइल के लिए अलग होता है ना, उसके साइजेस अलग होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये अलग है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है ये क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होता है, टेम्परेरी मेमोरी होता है। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा कि ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये क्या है और रोम है वो क्या है। ठीक है, तो जो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, रैंडमली जो हम वर्क करते हैं
ठीक है। रैंडमली हम जो वर्क करते हैं, जैसे आप एक कंप्यूटर को ओपन किए, ठीक है, तो कंप्यूटर को ओपन करने के बाद अगर आपको जो है MP3 चलाना है, ठीक है, अगर आपको जो है MS DOS चलाना है, MS पेंट चलाना है, अपनी फोटो देखना है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है रैंडमली आप जो है एक्सेस कर रहे हैं। अचानक से जो है कंप्यूटर में ओपन किया सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर जो है कहाँ पे एक्सेस होगा, कहाँ पे चलेगा, कहीं ना कहीं तो चलना चाहिए ना उसको, कहीं ना कहीं तो एक जगह को इस घेरेगा ना चलने के लिए, तो वो जगह जो है ना उसी को कहा जाता है रैम। ये रैम में ही चलता है, ठीक है। तो ये जो है अब समझ में आ गया होगा। जैसे ही हम लोग कोई भी चीज़ रैंडमली यूज़ करते हैं, है ना, चाहे गाना चलाना हो, चाहे अचानक से इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलना हो, गूगल क्रोम को खोलना हो, कोई भी सर्फिंग करना हो, कोई भी चीज़ देखना हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर से रिलेटेड अचानक से जो काम करते हैं और उसको फिर हम जब बंद कर देते हैं, है ना, तो वो सब काम जो है किस में होता है, रैम में होता है, ठीक है। तो कोई भी, है ना, तो इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं। एक चीज़ और भी है कि आप जैसे काम करते रहते हैं, मान लो आप MS DOS, है ना, MS DOS में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं MS DOS में, और अचानक से लाइट बंद हो गया। आपने आधा पैराग्राफ लिखा हुआ था, अचानक से लाइट बंद हो गया, फिर आपने कंप्यूटर चालू किया, कंप्यूटर चालू करने के बाद फिर MS DOS ओपन किया, हुआ क्या, जो आपने लिखा था वो सब के सब जो है चला जाता है। फिर से एक नया चीज़ हमको खोलना पड़ता है। फिर से मान लो आप काम करते करते गाना सुन रहे थे, तो वो गाना फिर से नहीं चलता है, ठीक है, वो गाना जो है फिर से नहीं चलता है, फिर से उसको क्या करना पड़ता है, क्लिक करके ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, क्योंकि ये जो है सबके सब जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत चल रहे थे, तो वो सब के सब उड़ जाते हैं पावर लॉस्ट होने पे, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये अस्थायी किस लिए है, टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बिजली चले जाने पर क्या होता है, जो भी चीज़ रहता है डाटा जो है मिट जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी जो काम कर रहे थे सबका सब हवा में उड़ गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके अलग अलग जो है साइजेस, पहले अलग अलग साइजेस आते थे, है ना, कम साइजेस के आते थे। अब जो है आप देखोगे तो ये सब जितने भी MB लिखे हैं सबको GB में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, है ना, इसके जो है आपको रैम जो है मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी कॉस्टली होता है ना। सेकेंडरी मेमोरी के अपेक्षा जो प्राइमरी मेमोरी है वो कॉस्टली होता है, ठीक है। आप जो है जैसे कि 16 जैसे मेरे में लगा हुआ है, ठीक है ना, तो 32 GB का लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है, तो लगभग लगभग ये 8,000 लगभग का था। तो 8,000 में आपको जो है 3 TB का एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव मिल जाएगा, आ रहा समझ में, ठीक है, 3 TB का मिल जाएगा, यानी कि 3,000 GB लगभग का आपको क्या मिल जाएगा, एक हार्ड डिस्क मिल जाएगा 8,000 के रेंज में। और 8,000 में आपको इधर जो है 32 GB का क्या मिल रहा है, सिर्फ रैम मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट है और कितना कॉस्टली है ना। नहीं तो फिर आप ये बोलते हैं ना कि सर एक काम करते हैं कि जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसको जो है रैम में जो लगने वाले कंपोनेंट है उसी से बनाया जाए, है ना। तो बनाया जाएगा, बन भी रहा है, ठीक है, लेकिन कितना कॉस्टली होगा आप सोच सकते हैं कि इधर 32 GB जो है 8,000 का आ रहा है, और 3,000 GB जब इसको बनाने जाएंगे तो कितने लाखों में आएगा, है ना। तो उसको हम लोग बियर नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसलिए जो है थोड़ा सा जो लैकिंग है, थोड़ा सा बीच में जो डिले चलता है उसको हम लोग सस्टेन करते हैं एज कम्पेयर टू प्राइस, कहना चाहिए मनी, है ना। तो ये जो रैम होता है, ये रैम जो है एक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम होता है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे कि डायनेमिक रैम होता क्या है, स्टैटिक रैम होता क्या है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, दोनों अलग अलग कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में पूरा पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है ना। जैसे हमने देखा इनपुट यूनिट देखा, उसके बाद हमने देखा CPU देखा, CPU में अलग अलग जो कंपोनेंट लगे हुए थे उसको देखा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं मेमोरी देख रहे हैं, तो मेमोरी में फिर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से मेमोरी होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी देखे, तो प्राइमरी मेमोरी हम देख रहे हैं, रैम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे, अच्छा चलिए, तो रैम जो है दिखता कैसा है एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रैम जो है यहाँ पे लगता है, ठीक है, ये जो आपको स्लॉट दिख रहा है ना, ये दो स्लॉट दिए रहते हैं, कहीं में 4 दिए रहते हैं, है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो 16 GB का एक साथ ही लगा सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो 8-8 करके उसको 16 बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे 2 स्लॉट दिए रहते हैं, कई जगह 4 स्लॉट दिए रहता है, अलग अलग है ना। तो ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर बाहरी बस केस बस है, ये
है ना। ऐसा नहीं कि इतना खतरनाक दिख रहा है, ये एक्चुअल में गेमिंग वाले जो रहते हैं ना, ठीक है ना, आरजीबी लाइट का यूज़ करते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। आरजीबी लाइट चलता है, कई लोग सीपी में आज के डेट में आप देखोगे, नेट में सर्च मारोगे तो गेमिंग सीपीयू देखोगे तो उसमें पूरा कहना चाहिए रंगीन रंगीन पूरा चलते रहता है। तो वो कुछ नहीं, आरजीबी लाइट को यूज़ कर दिए हैं। उस लाइट को बंद करोगे तो नॉर्मल सीपीयू दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये जो रैम है, तो उसमें रैम में कुछ जल रहा है, ठीक है, उसके फैन में कुछ जल रहा है, कूलिंग वाला आ गया है, कूलिंग के अंदर भी मतलब आरजीबी जो है फ्लो कर रहा है। तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, काम सिर्फ इसके अंदर का है। ये जो दिख रहा है पार्ट, ये पार्ट जो है ना, वो केसिंग के अंदर डला हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिखने में कुछ ये नॉर्मल इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ लोग को ऐसे देखना पसंद नहीं है, तो गेमिंग वाले जो है इस तरीके का रैम को जो है यूज़ करते हैं, है ना। और चार्ज जो है 1000 रुपये बढ़ जाता है फालतू, ठीक है। चलिए, तो ये जो रैम है ये एक्चुअल में लगा कहाँ पे जाता है, ये है ना। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो जैसे ही आपका जो प्रोसेसर रहता है उसी के जस्ट बगल में आपको जो है स्लॉट दिया रहता है, उस स्लॉट में आपको यहाँ पे रैम देखने को मिल जाएगा। आगे समझ में, यहाँ पे आपका प्रोसेसर लगता है और यहाँ पे आपका रैम लगता है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग रोम की तरफ, है ना। तो ये रोम क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी क्या होता है, ये समझते हैं। तो ये जो रीड ऑनली मेमोरी है ना, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। आपको छोटी सी जगह में ये लगा हुआ आपको दिख जाएगा, है ना। और ये रीड ऑनली मेमोरी क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है और इसका यूज़ क्या है। तो रीड ऑनली मेमोरी जो है पहले, है ना, मैं आज की बात नहीं करूँगा क्योंकि आज की डेट में जो है बहुत एडवांस हो गया है। तो पहले जो है क्या होता था कि रीड ऑनली मेमोरी में हम जो भी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, उनको हम सिर्फ पढ़ सकते थे और उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते थे, ठीक है, सिर्फ पढ़ सकते थे। जैसे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ रहता है, वो कहाँ एग्जीक्यूट होता है, आपका जो है इसमें रीड ऑनली मेमोरी में रहता है। वहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे अपने सेपरेट रहता है। और वहाँ पे जो जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो है रीड ऑनली मेमोरी उसको रीड करता है और उसको जो है एग्जीक्यूट करता है। यहाँ तक समझ में आया। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर उसी को ही डिलीट कर दोगे तो हमारा कंप्यूटर चलेगा क्या, चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्थायी मेमोरी है। ये क्या है, ये स्थायी मेमोरी है। ये मतलब परमानेंट मेमोरी है, वहाँ पे ये फिक्स रहता है, उसको हमको छेड़खानी नहीं करना है। इसलिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रीड ऑनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ सकते हैं वो वाला मेमोरी कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। अब देखिए, तो इसको क्या करते हैं, जब कंप्यूटर हम लोग बनाते रहते हैं ना, तो उसी के निर्माण के समय ही, बनाते समय ही ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन सब चीज़ों को उसमें डाल दी, जो भी जरूरी चीज़ें हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, जो भी मेन चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। तो वो फिक्स हो जाता है। आगे समझ में। अब लाइट ऑफ करो चाहे कुछ भी करो, वो वहाँ से डिलीट नहीं होगा। तो ये क्या था, रीड ऑनली मेमोरी था। तो अब जो है ना। अच्छा, और इसको दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, स्थायी मेमोरी आपको समझ में आ गया। दूसरा जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि रैम को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, उड़ जाता है, ये नहीं उड़ता है, इसलिए जो वोलाटाइल है उसके सामने लगा दी है नॉन, ठीक है। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हो सकता है हिंदी में ही पूछे, हो सकता है कि इंग्लिश में पूछे। कंप्यूटर में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपको उसका हिंदी और उसका इंग्लिश दोनों आना चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर वहीं पे दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में एग्जाम में क्या होता है, अक्सर डायरेक्ट पूछ देता है, लिख देता है मेन मेमोरी, ऐसे लिखता है, ठीक है, मेन मेमोरी, ठीक है, ऐसा नहीं लिखता, ठीक है। ऐसा तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, ये उसमें हिंदी में भी क्या लिख देता है, मेन लिख देता है, जबकि उसको लिखना चाहिए क्या, मुख्य लिखना चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए, है ना। मेरा कहने का सिर्फ मतलब यही है ना। चलिए, तो अब रोम जो है अलग अलग प्रकार के आते हैं। अब दिक्कत क्या था कि पहले जो है रीड ऑनली मेमोरी जो था, है ना, एक बार उसमें हम जो डाटा डाल दिए तो डाल दिए। अब उसको हम लोग को चेंज नहीं कर सकते थे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अभी आप क्या होता है कि विंडोज 7 डाल दो बोलते हो तो विंडोज 7 डाल देता है, ठीक है। फिर बोलते हो कि विंडोज 10 नहीं आ रहा, विंडोज ये 7 मजा नहीं आ रहा है, विंडोज 10 डाल दीजिए, ठीक है। तो सामने वाला क्या करता है, विंडोज 10 डाल देता है, उसी में डाल देता है, सिर्फ इंस्टॉलेशन का बस अलग अलग चार्ज लेता है। लेकिन ये तो जो है आपका किस में रहता है, रीड ऑनली मेमोरी में रहता है, तो उसको चेंज कैसे कर ले रहा है, तो चेंज इसलिए कर ले रहा है क्योंकि रैम रीड ऑनली मेमोरी का जो है उसमें भी अलग अलग फर्क है, अलग अलग टाइप आता है। जैसे कि प्रोम, यानी कि पी, देखो रोम है, रीड ऑनली मेमोरी है, इसमें पी लगा हुआ है, यानी कि ये प्रोम हो गया, तो ये प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है। इसका मतलब ये है कि इस रीड ऑनली, ऐसा रीड ऑनली मेमोरी जिसमें हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं,
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोम बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी रोम बोलेंगे। ठीक है, अब ई प्रोम क्या होता है, तो ई प्रोम जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, जो प्रोग्राम लिखे हो, जो आपने एक बार लिखा है प्रोग्राम, ठीक है, मान लो ये आपको एक बार अनुमति देता है प्रोग्राम करने का। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, आप उसको इरेज कर सकते हो, जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको इरेज कर सकते हो और फिर से नया प्रोग्राम लिख सकते हो। 7 डाले थे 10 डाल दो, 10 डाले थे 7 डाल दो, 7 डाले थे 10 डाल दो। ठीक है, तो अलग अलग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डाल डाल के आप जो है कितने बार भी चला सकते हो। ये क्या हो गया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी हो गया। ठीक है, वैसी जो है आपका आता है ई प्रोम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी हो गया ये। ठीक है, और इसको जो है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा क्या किया जाता है, इरेज किया जाता है। तो सब में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आगे चल के पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है, चलता कैसे है, काम कैसे करता है। ठीक है, एक बार समझ जाओगे फिर आगे पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। तो चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ उनको आप ध्यान में रखते चलिए। पता नहीं है कि किस तरीके से कैसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, है ना, तो आप एक कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। ठीक है ना, क्वेश्चन जो आएंगे उसका आंसर अपने आप पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो आपका जो रीड ऑनली मेमोरी है ना, ये कुछ इस तरीके से लगा रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो हमने पहले बात कर लिया इसके बारे में, मेन मेमोरी के बारे में, जिसमें एक रैम था एक रोम था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी आप सभी को पता है। ठीक है, मतलब आस पास ऐसे पड़े रहता है, मतलब ऐसे मैं हाथ हाथ इधर करूँ तो यहाँ पे एक पेन ड्राइव रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पेन ड्राइव रखा हुआ है तो क्या है ये, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो वैसे जो है उधर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखा हुआ है मेरा। ठीक है, इधर जो है और भी मेमोरी कार्ड वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी जो है आसपास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको रैम और रोम को निकाल के नहीं दिखाया कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं दिखाया क्योंकि वो सीपीयू के अंदर फिक्स्ड है ना, सीपीयू के अंदर वो फिक्स्ड है। लेकिन मैं एक्सटर्नल मेमोरी और फिर जो पेन ड्राइव है, इस सब चीज़ को मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि वो नॉर्मली सस्ते होते हैं। ठीक है, टिकाऊ होते हैं, पड़े रहते हैं इधर आसपास में, है ना, ध्यान रखिएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी एक्चुअल में हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा घटक है। ठीक है, इसके बिना कंप्यूटर चल सकता है। ठीक है, चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप निकाल ले गए तो कंप्यूटर खाली जो है रैम और रोम के भरोसे चल सकता है। ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं ताकि हमारे जो वर्क हैं, ठीक है, उसका जो आउटपुट है उसको फर्दर फ्यूचर यूज़ के लिए हम लोग वापस फिर से यूज़ कर सकें, इसके लिए हम लोग उसको रखते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का मुख्य भाग तो नहीं है ना, मुख्य भाग नहीं है, जरूरी नहीं है, इसलिए मुख्य भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको अलग से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में जोड़ते हैं। और जोड़ते किस लिए हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। आपका अगर फोटो है, मोबाइल भर गया है तो क्या करते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और पूरा का पूरा मोबाइल का डाटा को डाल देते हैं आपके किसमें, हार्ड डिस्क ड्राइव में डाल देते हैं। जो आप अगर मान लो आपका एसएसडी लगा हुआ है तो एसएसडी में डाल देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे परमानेंट फिक्स रहता है। ठीक है, वो डिलीट नहीं होता है जब तक आप डिलीट ना करो, जब तक आप उसको डिलीट ना करो तब तक वो डिलीट नहीं होता है, यानी कि वो क्या होता है, स्थायी होता है। आ रहा समझ में, तब तक वो क्या होता है, स्थायी होता है। अर्थात कंप्यूटर के बंद होने पर डाटा डिलीट नहीं होता है। ये सब जो है लॉजिकल चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि हर एक चीज़ को, हर बात को बोलना जरूरी नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि स्थायी होता है, इसका मतलब ये है कि लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर को बंद करने पे कि डिलीट नहीं होता है। क्लियर हो गया, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भविष्य में जो भी चीज़ें हैं, जिसमें मैं हमेशा पहले ही बोलते आया हूँ कि भविष्य में यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स को सेव करके रखते हैं। और कंप्यूटर में कोई भी चीज़, एक चीज़ और याद रखना, है ना, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हम रखते हैं, वो कोई भी चीज़ सेव करते हैं, वो एक फाइल के रूप में सेव होता है। कोई भी चीज़ सोच लो, ठीक है, चाहे वो MP3 हो, चाहे फोल्डर हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे आपका MS DOS का कोई, सॉरी, MS वर्ड का कोई फाइल हो, चाहे पावर पॉइंट का कोई फाइल हो, चाहे कुछ भी फाइल हो, कुछ भी फाइल हो, मैं मुंह से भी वही निकल रहा है, फाइल ही निकल रहा है, कुछ भी चीज़ हो वो एक फाइल के रूप में सेव होता है। तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर किस रूप में होता है, तो एक फाइल के रूप में होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। और फाइलों के संग्रह को क्या बोलते हैं, फोल्डर कहते हैं, वो सब आगे देखेंगे, है ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखते जाएंगे। ठीक,
इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, है ना, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और चाहे तो और डाल सकते हैं, डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है प्राइमरी जो मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा डाटा हम डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया आपको कि जो 32 GB का जो 32 GB का जो रैम है, ठीक है, वो 8,000 का आता है, और 8,000 में आपको 3 TB 4 TB लगभग का आपको जो है 3,000 GB 4,000 GB का हार्ड डिस्क मिल जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सोचो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में 32 GB तक का ही डाटा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है कहाँ तक जा सकता है, टीबी में जा सकता है, जीबी में नहीं बात कर रहा हूँ, टीबी टेराबाइट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो टेराबाइट में जा सकता है। तो थोड़ा सा समझिएगा, है ना, डिफरेंस को इनके, है ना। अगर और मतलब अगर 32 चीज़ें डाल सकते हो तो इसमें 3,000 चीज़ें एक बार में डाल सकते हो, उसी लगभग कंपेरिजन में, ऐसा समझ लो और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, आप ट्रांसफर करते हो पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव, है ना भाई, थोड़ा सा ये वाला MP3 दे दे, ये वाला मूवी दे दे, ठीक है, तो ये वाला मूवी को पेन ड्राइव में डालता है, आप अपने पेन ड्राइव से लेके अपने कंप्यूटर में डाल लेते हैं। तो क्या होता है, ये ट्रांसफरेबल होता है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है, जो SSD लगा हुआ है, उसको निकाल के मैं किसी और कंप्यूटर में लगाऊंगा तो वही चीज़ वहाँ पे दिखाई देगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, तो डाटा को एक्सेस करने के, है ना, अब प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। प्राइमरी मेमोरी तो मेन मेमोरी है ना, ठीक है, उसमें बहुत तेजी से काम चलता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी उसकी कंपेरिजन में कम चलता है, ठीक है। अब समझो 32 GB 8,000 का आता है मान लो, और इधर तो 3,000 GB जो है 8,000 का आता है, तो कौन फास्ट काम करेगा, 32 GB वाला ना, ठीक है भाई। इतना छोटा सा चीज़ जो है 8,000 में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो है स्पीड जो है सबसे तेज होगा। भले स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्पीड जो है इसका तेज है, ठीक है, प्राइमरी का। सेकेंडरी का जो है 3,000 GB जो है 8,000 में आ रहा है, 3,000 GB जो है 8,000 रुपये में आ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको जगह दे रहा है, स्पेस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी होगी, तो स्पीड में कमी रहती है इसमें, ठीक है। तो ये जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, आप सभी ने कभी न कभी देखा होगा। हो सकता है कि इस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है खाली फोटो में ही देखा होगा, या फिर पढ़ते समय ही देखा होगा, है ना। इसको हमने अपने समय में साक्षात देखा है, ठीक है ना। मतलब जब ये खराब हो जाता था तो उसको निकालने के बाद अंदर से एक मैग्नेटिक टेप निकलता था, रिंग टाइप का, ठीक है, उसको खेलने का काम करते थे हम लोग, ठीक है। तो ये जो है आपका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, ठीक है, ये अलग अलग चिप हो गए, ठीक है। कुछ मोबाइल में लगते हैं, कुछ कैमरे में लगते हैं, ठीक है, वो वाले चिप हो गए। पेन ड्राइव हो गया, है ना, ये पेन ड्राइव हो गया। और इस तरीके के पेन ड्राइव भी आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, जो दोनों में लग जाए, मोबाइल में भी लग जाए, कंप्यूटर में भी लग जाए, ठीक है। ये आपका जो है SSD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपको आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी जो है होता है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम मदरबोर्ड की, ठीक है। अब ये मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, ठीक है, इसीलिए जो नाम लिखा हुआ है ना मदरबोर्ड, ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर की माँ ही समझ लो, ठीक है। ये ना रहे तो कंप्यूटर को हम लोग असेंबल कहाँ करेंगे, ठीक है, मतलब कंप्यूटर पैदा ही कहाँ होगा, पैदा ही कहाँ से होगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, और मदरबोर्ड का जो है कहना चाहिए स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कि किसको कहाँ पे जो भी बसेस यूज़ करते हैं, बसेस मतलब आप बस एक वायर से भी समझ लीजिए, आगे पढ़ेंगे उसको। तो जो भी वायरिंग जो करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, ये मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो सब चीज़ हो जाता है। तो जो है एक क्या है, जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या फिर मुख्य हो गया, ठीक है, सर्किट बोर्ड कहते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, सर्किट मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना, कि मदरबोर्ड को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय बोर्ड हो गया, मुख्य बोर्ड हो गया, है ना, मुख्य बोर्ड हो गया, बेस बोर्ड हो गया, सिस्टम बोर्ड हो गया, लॉजिक बोर्ड हो गया। इन सब नामों से हम लोग क्या करते हैं, इस मदरबोर्ड को जानते हैं, क्योंकि इसी में ही सारे के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका जो है मेन काम क्या है, तो मेन काम ये है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो कहना चाहिए माउस हो, ठीक है, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे मॉनिटर, चाहे प्रिंटर हो, चाहे माइक हो, वेबकम, जो भी चीज़ हो, ठीक है, जो भी चीज़ हो, उन सब को एक इलेक्ट्रिक और एक लॉजिकल कनेक्शन देना का काम जो है कौन करता है, आपका मदरबोर्ड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना के काम हुई, और लॉजिकल कनेक्शन देने का काम भी, ठीक है। माउस को ऑन करना है तो वो काम भी वही वहीं से हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही क्या करते हैं, अपना USB को
जैसे ही आप उसको प्लग करते हैं ये चालू हो जाता है और चालू होने के बाद काम भी करता है माउस की तरह। ठीक है, तो पहला तो इलेक्ट्रिक क्या दे रहा है आपका जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन दे रहा है, और दूसरा लॉजिकल कनेक्शन भी दे रहा है। लॉजिकल कनेक्शन यानी कि भैया जो सामने वाला अगर तुमको इधर उधर मूव करेगा ना तो तुमको मूव होना है। ठीक है ना, एक जगह स्टेबल नहीं रहना है। ठीक है, तो ये सब पूरा जो है चीज़ें हैं ये कौन करता है, तो मदरबोर्ड करता है। आ रहा है समझ में, लगभग क्या ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा कि मदरबोर्ड का काम क्या है। ठीक है, तो जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ें लगी रहती हैं, तो इस मदरबोर्ड से ही आप देखेंगे ना तो इस मदरबोर्ड में सारे चीज़ें, भले ही अब इस मदरबोर्ड के बाहर में आपको ये पीएसयू दिख रहा है, पावर सप्लाई यूनिट दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये कनेक्टेड है वायर से। ये जो ये वायर है ना, अब से इसको वायर मत बोलिएगा, इसको बसेस बोलिएगा। ठीक है, बस। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, बसेस है, अलग अलग जो है ना, कोई डाटा बस है, ठीक है, कोई एड्रेस बस है, तो अलग अलग, कोई कंट्रोल बस है, तो अलग अलग बसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, उनसे ये कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे सीपीयू यानी कि सीपीयू यानी कि आपका माइक्रो प्रोसेसर यहीं पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे आपका रैम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका फैन लगा हुआ है, यहाँ पे आपका मेन ये मदरबोर्ड ही है। यहाँ पे आपको वीडियो कार्ड लगा हुआ है जिससे आप वीडियो वगैरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है जिसमें आप स्टोर करते हैं। यहाँ पे सीडी रोम लगा हुआ है, यहीं पे ही आप सीडी रोम हो गया, डीवीडी रोम हो गया, जो भी लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा जो सर्किट है, ठीक है, इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन कौन दे रहा है, तो यही मदरबोर्ड जो है दे रहा है। और इनको लॉजिक कनेक्शन कौन दे रहा है, तो यही दे रहा है। मदरबोर्ड का मेन काम है। ठीक है, अगर मदरबोर्ड खराब हो जाता है तो फिर गया काम से। ठीक है ना, पूरा का पूरा जो है सीपीयू खत्म हो जाता है। सीपीयू खत्म हो जाता है मतलब ये है कि उसके कंपोनेंट आपको काम आ जाएंगे, प्रोसेसर को निकाल लो, रैम को निकाल लो, ये सब को निकाल लो, लेकिन मदरबोर्ड को पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और कई बार होता है ना, मोबाइल लेके जाते हो, मदरबोर्ड उड़ गया बोलते हैं। ठीक है, अब मदरबोर्ड, मोबाइल का मदरबोर्ड उड़ गया ना, यानी कि खत्म है कहानी उसका। जितना खर्चा आएगा मोबाइल को बनवाने में, उससे ज़्यादा खर्चा जो है मदरबोर्ड, मतलब लगभग जो है अमाउंट जो है मदरबोर्ड को चेंज करने में आ जाएगा। तो बेटर क्या है, नया मोबाइल ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मदरबोर्ड के खराब होने पर बाकी कंपोनेंट हमारे यूज़ में आ जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जैसे बताया आपको मैं कि 25-26 का आता है। ठीक है, तो वो काम आ जाएगा, रैम रोम काम आ जाएंगे। ठीक है ना, ये जो आपका रैम है वो काम आ जाएगा, फैन है, ये बहुत सारी चीज़ें काम आ जाती हैं, है ना। तो सीपीयू को ऐसे ही खराब हो गया करके कंप्यूटर को फेंकना नहीं। ठीक है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो काम आ जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो जो मदरबोर्ड है ना, वो मदरबोर्ड यहीं पे लगा रहता है जैसे कि बताया मैं आपको। और ये कुछ बिना वायरिंग के कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना, प्लेन ऐसे इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे अभी कोई प्रोसेसर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, कोई इसमें कहना चाहिए रैम रोम लगा नहीं हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से है ना। और ये एक्चुअल में जो है डिज़ाइन किया गया है गेमिंग के लिए, है ना। तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये गेमिंग मदरबोर्ड समझ लीजिए, है ना। गीगाबाइट काफ़ी नामी कंपनी है ना। तो यहाँ पे इस तरीके का मदरबोर्ड जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो छोटे छोटे स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन कौन सा जो है देख रहे हैं आप, छोटा छोटा दिख रहा है, बहुत सारे आपको ऐसा दिखाई देंगे, है ना। इसी में ही सारे के सारे कनेक्शंस होते हैं, है ना। तो किसमें कौन सा कनेक्शन करना है, ये मतलब इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बसेस, है ना। तो बसेस जैसे मैं पहले बताया, है ना, जो वायरिंग वायरिंग बार बार हम लोग बोल रहे थे, उसकी जगह हम बस बोल देंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। और फिर मैं वायर बोल के समझाऊंगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपको एक मोबाइल है, उस मोबाइल में, ठीक है, उस मोबाइल को चार्ज करना है तो एक्चुअल में कोई ना कोई एक कनेक्शन तो चाहिए, कोई ना कोई एक पाथ चाहिए, एक परिपथ होना चाहिए जहाँ पे हमारा करंट जो है जा सके और हमारे किसको, मोबाइल को चार्ज कर सके। अगर आप अपने मोबाइल को उसी केबल वायर से जो है क्या करते हैं, सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से आप डाटा को भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक ट्रांसमिशन लाइन तो चाहिए, एक ट्रांसमिशन कनेक्शन तो चाहिए। तो वही कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। ठीक है, उसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बस बोलते हैं। ठीक है, तो सीपीयू में जो डाटा और निर्देश सूचनाएं हैं, जो इंस्ट्रक्शन हैं, उसको विभिन्न अवयव यानी कि विभिन्न कंपोनेंट तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, एक जो माध्यम चाहिए, एक जो वायर वाला जो माध्यम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बसेस के नाम से जानते हैं, बस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वायर को ही बस बोलते हैं। आप इसको ऐसे इस तरीके से देखे होंगे। ठीक है, ये तो आप हमेशा देखते आए हैं।
ठीक है। तो किस तरीके से, जैसे ये सारे के सारे यूज भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी आपने देखा होगा आपके कहना चाहिए स्पीकर में लगा रहता है, ठीक है। ये जो है आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लगा रहता है, इस तरीके का आपके चार्जर में लगा रहता है, ठीक है। ये जो है कहना चाहिए HDMI, VGA, ठीक है, VGA केबल, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ये लैन वायर, मतलब ये सब क्या है, ये सब के सब बसेस हैं। बस इनका जो है जो कनेक्शन स्लॉट जो है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, लेकिन काम यही है। काम क्या है? ट्रांसमिशन, ठीक है, संप्रेषण का माध्यम है, ट्रांसमिशन मीडियम है एक्चुअल में। ये कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट करें, ठीक है, कैसे उसमें ट्रांसमिट करें, और कंप्यूटर का जो चीज़ है उसको अपने मोबाइल में कैसे ट्रांसमिट करें, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोबाइल को कनेक्ट किए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरा वेबकैम है, तो वेबकैम के द्वारा, ठीक है, मैं अपनी फ़ोटो को, अपनी वीडियो को कैसे कंप्यूटर में पहुंचाऊं, तो एक वायर लगा हुआ है, ठीक है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे जो माइक लगा हुआ है, उस माइक में जा रहा है, माइक से एक वायर में जा रहा है, और ये वायर जो है ना वही बस है। ये बस जो है CPU से कनेक्टेड है, तब जाके मेरी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो पा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या है कहलाती हैं, वायर की जगह बस, कंप्यूटर की भाषा में बस कहलाता है, ठीक है। जो कि एक क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है। आप देखे होंगे CPU के अंदर में कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। अभी जो मैं दिखा रहा था आपको मदरबोर्ड, उसमें इसी तरीके का वायर का जो यूज़ हुआ है, ठीक है। ये जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल बस, ठीक है, सॉरी, एक होता है इंटरनल बस और एक होता है एक्सटर्नल बस, ठीक है। तो जो इंटरनल बस है, इसका मतलब क्या है, तो जो आपका मेमोरी है, ठीक है, जो भी CPU में जो लगा वो मेमोरी है, जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको जो कनेक्ट करता है, ठीक है, इनको जो कनेक्ट करता है, तो वे कौन से बस द्वारा कनेक्ट होते हैं, कंट्रोल होते हैं, तो ये कंट्रोल बस द्वारा कनेक्ट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मेमोरी को, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को जो जिस माध्यम से हम लोग कनेक्ट करते हैं, जिस बस से हम लोग कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बस, ठीक है। दूसरा, इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर मेमोरी जो है एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं, ठीक है, कनेक्ट तो कर दिए, ठीक है। तो उसके अंदर और भी होते हैं, ठीक है, एक ही वायर के अंदर बहुत सारे जो है वायर्स होते हैं, ठीक है। तो जो इसके माध्यम से इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरी हो गया, इसके द्वारा जो है हमारा जो संप्रेषण होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, उसको जो है एड्रेस बस द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग जिस केबल वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा बस। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो ऑलरेडी कंप्यूटर में अवेलेबल है, जो मेमोरी में है, और जो हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग एड्रेस बस द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। और जो डेटा जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे मोबाइल से मेरे को ट्रांसफ़र करना है, तो वो किसके द्वारा होगा, डेटा बस के द्वारा होगा, ठीक है। बस ये है कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेटा केबल है क्या, ठीक है, और कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं डेटा बस। इतना ही है, जानते आप पहले से हो। बस ये है कि थोड़ा सा टर्म्स जो है आप अपना जो है सुधार लो, है ना, कंप्यूटर जो है अपने आप बनने लग जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में जब पूछते हैं ना, डेटा बस लिखा रहता है, क्या है समझ में नहीं आता है फिर, है ना। लेकिन आप तो पहले से बोलते आए हो ना, है ना, कहीं जाते हो तो बोलते हो ना, भाई डेटा केबल है क्या, दो, है ना, तो इस तरीके से बस, ठीक है। चलिए, तो ये जितने भी आपको अंदर में दिखाई दे रहे हैं, ये जो इंटरनल जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, इंटरनल बसेस हैं, ठीक है। इसमें से जो है आपका कंट्रोल बस भी है, ठीक है, कंट्रोल बस है जो पावर सप्लाई दे रहा है इनको, ठीक है, जोड़ रहा है, ठीक है, और जो कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है वो क्या हो गया, देखो, मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस को जो है कहना चाहिए कनेक्ट कर रहा है मदरबोर्ड से, वो आपका हो गया कंट्रोल बस, ठीक है। और यहाँ से जो है कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर में जा रहा है, प्रोसेस होने के लिए जा रहा है, और जो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एड्रेस बस, ठीक है। अब बाकी जो है चीज़ें जो हैं डेटा को ट्रांसफ़र कर रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, डेटा बस। तो तीन होते हैं, ठीक है। उसी के अंदर हो सकता है कि आपको एक ही वायर के अंदर देखने को मिल जाए, है ना। तो कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, ठीक। जैसा सा नाम है वैसा सा काम है। कंट्रोल है तो कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। एड्रेस है तो एड्रेस को ले जाने के लिए है ना। और डेटा है तो डेटा को ले जाने के लिए है। फिर आता है आपका सेकंड, एक्सटर्नल बस, ठीक है। तो एक्सटर्नल बस में क्या होता है, तो कुछ नहीं, जो बाहर से हम लोग जो भी चीज़ें अलग से इंसर्ट करते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल पोर्ट्स हों, ठीक है। आप देखे होंगे एक्सटर्नल, मान लो USB लगाने के लिए जगह कम पड़े तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सटेंशन स्लॉट्स यूज़ करते हैं ना, ठीक है, जो पोर्ट होते हैं उसको यूज़ करते हैं ना। तो बस वही है। तो जो पेरिफेरल्स है, पेरिफेरल्स मतलब ये है कि CPU से, हाँ, CPU से कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस होती हैं, CPU से कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे वेबकैम हो, चाहे माइक हो, चाहे कुछ भी हो,
ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग क्या इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बसेस बोलेंगे। ठीक है, चलिए, है ना। तो ये जो है इसके पीछे लगता है, देखो जैसे यहाँ पे माउस लगता है, कीबोर्ड लगता है, पहले आता था ये, है ना। अभी जो है आपके पास यूएसबी वाला आ गया है, हाँ, यहाँ पे मॉनिटर लगता है, यहाँ पे एचडीएमआई, है ना, वाला अगर आपके पास है तो ये सब लगता है। यहाँ पे आपको माइक वगैरह जो है ना, माइक हो गया, आपका स्पीकर हो गया, है ना, ये सब इनपुट जैक है, 3.5 mm का जो जैक लगता है वो यहीं पे लगता है ना। तो ये सब जो है क्या कहलाएंगे, आपके एक्सटर्नल बसेस कहलाएंगे। क्लियर हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। जो पहले, इससे पहले जो मैंने बात किया था, जब सीपीयू के बारे में हम बात कर रहे थे कि सीपीयू एक्चुअल में काम कैसे करता है, उस समय मैंने इस चीज़ को समझा दिया है, उसको जो है मशीन साइकिल के नाम से समझाया है। अगर इसको हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल के नाम से तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है ना। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा फैचिंग, डिकोडिंग, रजिस्टर्स, गेट एंड रीड डाटा, एग्जीक्यूशंस और मेन मेमोरी। ठीक है, उस समय भी हम लोग यही बात कर रहे थे। तो इसको जो है थोड़ा सा कहना चाहिए टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं कि जो पूरा जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है वो कितने चरणों में होता है, क्या होता है। तो पहले भी मैं 4 चरणों में ही बताया हूँ, है ना। तो पहला जो चरण होता है वो होता है फैचिंग का। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इस चरण में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं, रजिस्टर तक लेके आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फैचिंग जो होता है उसको हम लोग रजिस्टर तक लेके आते हैं। रजिस्टर के बाद क्या होता है, ठीक है, उसको डिकोड किया जाता है। ठीक है, यह एक ही जगह है, समझ लीजिए, है ना। इसी में ही आपका रजिस्टर, इसी में डिकोडिंग हो रहा है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कोई भी, या तो यहाँ से हम लोग कीबोर्ड से इनपुट डालेंगे, या फिर आप लोग जो है मेन मेमोरी से कुछ चीज़ ले रहे हैं, या फिर सेकेंडरी मेमोरी से कुछ चीज़ ले रहे हैं, तो उसको जो है फेचिंग द्वारा यानी कि इंसर्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, पहला जो चीज़ है इंस्ट्रक्शन का हुई होता है, तो इंस्ट्रक्शन जैसे ही देते हैं तो उसको जो है रजिस्टर में डाला जाता है। रजिस्टर जो है फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, रजिस्टर जो है एक क्या होता है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसमें जाता है और यहाँ पे क्या होता है, डिकोड होता है। ठीक है, यहाँ पे डिकोड होता है, ABCD लिखे हो तो वो 0101 के फॉर्म में जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में जाएगा। और उसके बाद जो है सामने वाले को क्या करता है, ALU को ध्यान दीजिए, है ना, कंट्रोल यूनिट में गए थे, है ना, तो फिर आगे जाते हैं ALU में। तो ALU क्या करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। तो वही है कि जो चीज़ें हमने बताई हैं यहाँ पे, उसको जो है क्या करेगा, जो भी निर्देश दिया गया है उसको डिकोड करता है। उसको जो है क्या करता है, डिकोड करता है। और डिकोड करने के बाद उसको एक जो डाटा मिलता है कि क्या करना है ना, कि डाटा जो कंप्यूटर की भाषा में जो डाटा मिलता है, उस डाटा का क्या किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है, यानी कि निष्पादन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, निष्पादन होता है, वहाँ पे काम हो जाता है। ठीक है, काम होने के बाद क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग मेन मेमोरी में वापस फिर से स्टोर कर देते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी हो या फिर सेकेंडरी मेमोरी हो, वहाँ पे जाके उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसमें जो है पहला और दूसरा चरण मैं पहले बता चुका हूँ। पहला और दूसरा चरण यानी कि ये पहला और दूसरा जो है क्या कहलाता है, फैच चक्र कहलाता है, यानी कि फैच साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के साइकिल को, यहाँ फैचिंग से लेके जो है आपको यहाँ तक साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, फैच साइकिल कहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, है ना, फैच साइकिल कहेंगे। और इधर के जो डाटा को रीड करके आपका जो है एग्जीक्यूट करके स्टोर करने वाला जो करना चाहिए काम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निष्पादन चक्र बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोलेंगे एग्जीक्यूट साइकिल बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें जो है ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल जैसा काम है वैसा नाम है। ठीक है, एग्जीक्यूट साइकिल कहेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो सीपीयू है वो क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई नहीं समझ में आने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको फिर से और अलग तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर वही है ना, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन रहते हैं, समझ लो, जो एक बार समझ लो, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको जो है रीड करना, ठीक, उनको लेना, ठीक है, उनको फैच करना। ठीक है, और फैच करके क्या करना, उस इंस्ट्रक्शन को सामने वाले को पास पहुंचाना, यानी कि अब वो पहुंच गया सेकंड स्टेप में जहाँ पे वो डिकोड होगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि ABCD, APJ सर एकेडमी लिखा हो तो APJ सर एकेडमी आप अपना नाम लिख रहे हैं तो वो कंप्यूटर समझता नहीं क्या लिख रहा है करके, उसको वो क्या करता है, डिकोड करता है 0101 के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे 0101 जो भी नाम होगा, जैसा भी काम होगा, उसके हिसाब से वो क्या करता है, चेंज करता है। डिकोड करने के बाद भेजता है आगे सामने CPU के पास कि भाई अब इसका करना क्या है। तो वो क्या करता है, जो भी करना रहता है उसको जो है तीसरे नंबर में आपका एग्जीक्यूट कर देता है। जो भी कमांड्स हैं वो देता है, जरूरी जो नेसेसरी जो कमांड्स हैं उसको जो है देता है ना, जो डिकोड किया रहता है उस इंस्ट्रक्शन के लिए, और उसको आगे जो है एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद अब उसको भेज देता है, भाई हमारा काम हो गया है, अब इसको तो स्टोर करके रख ले। ठीक है, अब तेरा काम है
रिजल्ट को स्टोर करना, चाहे तो मेन मेमोरी में कर, चाहे सेकेंडरी मेमोरी में कर, चाहे डिलीट कर दे, ठीक है। अब काम फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाता है वापस। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो है हमारा कंप्यूटर जो है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, किस तरीके से बना है, कैसे काम करता है, ये आपने पूरा जाना है, ठीक है। इसके बाद जो है हम जानेंगे कि और भी जो है आगे के प्रोसेस जो है, कंपोनेंट हैं, अलग अलग कंपोनेंट को जो है इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, उनके काम क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं तो उसके काम क्या है, ठीक है, क्या क्या बोला जाता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को टू द पॉइंट हम बात करेंगे, और हर एक चीज़ को पिक्चर के माध्यम से जब हम देखते हैं ना तो हमको याद जल्दी होता है। और कंप्यूटर में पहले बोल चुका हूँ, कंप्यूटर में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप देख ना सको, ठीक है। तो इसको जो है सिर्फ बुक से पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पढ़ो और एक एक चीज़ को जो है जानो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा और माइंड में अच्छे से और एग्ज़ाम में अच्छे से याद आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।